ब्राउजर कर दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो डेटा कम्युनिकेशन हम लोग पढ़े, वो डेटा कम्युनिकेशन जिस आर्किटेक्चर पे परफॉर्म हो रहा है वो क्या है। तो हम लोग क्या बात किए कि दो कंप्यूटर या दो सिस्टम या दो नोड अगर आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। वो डेटा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग सम प्रोटोकॉल एंड मीडिया। ठीक है, ओके। तो उसमें वो उस नेटवर्क के बारे में कि वो नेटवर्क कौन सा है, कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगा, वही है ये टॉपिक। तो कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हम लोग क्या देखे थे? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडिया और प्रोटोकॉल। और यहाँ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात की है। इसमें क्या क्या होगा? नोड होगा, अच्छा, मीडिया है एंड सर्विसेज है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या? अच्छा ये क्यों बताओ, अच्छा कोई कौन एक्सप्लेन कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के पीछे क्या रीजन था? हम लोग क्यों इसको इस्तेमाल करना शुरू किए, या क्या जरूरत पड़ा हम कंप्यूटर नेटवर्क का? हाँ, शेयरिंग के लिए, ठीक है, रिसोर्स शेयर करने के लिए। और रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा वो कोई सिस्टम हो सकता है या कोई सर्विसेज भी हो सकता है, जैसे इंटरनेट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क में मेरा कोई नेटवर्क प्रिंटर लगा हुआ उसको शेयर कर रहे हैं, या फाइल सर्वर है उसको शेयर कर रहे हैं। कैसे भी हम कुछ शेयरिंग कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट क्या है? नोड है, मीडिया है, सर्विसेज है। नोड अगर बोले तो क्या? डिवाइस। वो नोड जो डेटा आइदर सेंड कर रहा हो या रिसीव कर रहा हो या दोनों कर रहा हो। अगर फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो वो नोड सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। ठीक है, ओके। नोड नोड की बात करेंगे तो दो तरह का नोड हम पढ़ेंगे। एक तो वो नोड हो गया जो सेंडर एंड पे और रिसीवर एंड पे है, मतलब एक सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ यही नोड रहेगा डेटा कम्युनिकेशन। कुछ और नोड भी रहेंगे, उनका क्या काम होगा? एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। ठीक है, सेंडर से रिसीवर डायरेक्ट कनेक्शन है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं होगा। बीच में भी कुछ नोड होंगे, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी। तो नोड दो तरीके का, एक सेंडर, एक इंड नोड और एक इंटरमीडियरी नोड। ठीक है, ओके। तो इंड नोड का एग्जांपल दो कोई, तुम दो समझा। इंड नोड में कौन कौन सा आएगा? हाँ बोलो। कंप्यूटर, मोबाइल। हाँ, इंटरमीडिएट नोड तुम बोलो देवाशीष। सीपीयू। हाँ, स्विच, बिल्कुल, राउटर, फ्रिज। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मीडिया की बात करें तो मीडिया कितनी तरह का? गाइडेड है, अनगाइडेड। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। सर्विसेज में तो क्या क्या सर्विसेज हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, या क्या क्या सर्विसेज हमको मिलता है इससे? तो लोग फाइल शेयर कर सकते हैं, हम लोग कोई हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा सर्विसेज हमको मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आगे हम लोग बढ़े नोड मीडिया सर्विसेज पे। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग का कितने तरह का नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें दो तरह का आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर? एनीवन? हाँ बताओ सर। पीयर टू पीयर जो होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे कि 10 डिवाइस लगा हुआ है आपस में, तो एक डिवाइस का डेटा जो है दूसरे डिवाइस में हम वो एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाइंट सर्वर जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया,
फेसबुक हो गया। सही बात है। यस सर, गूगल भी एक तरह का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ में आया सबको? तो बताओ नीतीश, पीयर टू पीयर तो बताओ। सर पीयर टू पीयर में क्या होता है सर, रिसोर्स एक दूसरे से शेयर करता है सर। तो रिसोर्स शेयरिंग तो सब में, क्लाइंट सर्वर में तो रिसोर्स शेयरिंग ही हो रहा है ना। यस सर। तो पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में क्या डिफरेंस बताओगे? रिसोर्स शेयरिंग तो हम लोग का प्राइम मोटो था, सर पीयर टू जिसके पीयर, कारण हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में विचार किए थे और उसको डेवलप किए थे। सर पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज नहीं होता है सर। डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है सर, और क्लाइंट सर्वर होता है जो डिसेंट्रलाइज होता है। सर इसमें पर्सनली रिसोर्स शेयर कर सकते हैं? रिसोर्स शेयर के लिए बनाया गया था ना। यस सर। सर क्लाइंट सर्वर में होता है ना कि दो जो नोड होता है आपस में रिसोर्स शेयर नहीं करते हैं, और जो पीयर टू पीयर में होते हैं वो सब आपस में रिसोर्स शेयर करते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर वहाँ पर एक क्लाइंट होता है जो कि सारे नोड पे अपना ठीक है, सर्विस बात आप सबों ने जो जो जब जब रिप्लाई किया है सब ठीक है, ठीक है, सबका कहना अच्छा है। लेकिन देखो हम ये नहीं कह सकते ना कि पीयर टू पीयर में रिसोर्स शेयरिंग होता था और क्लाइंट सर्वर में नहीं होता था। Yes, sir. क्योंकि दोनों में होता है। नेटवर्क बनाया ही गया था रिसोर्स शेयरिंग के लिए, तो एक तरह का नेटवर्क में होगा, दूसरे तरह का नेटवर्क में नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, शेयर करने का तरीका हमारा दोनों में अलग अलग हो जाता है। पीयर टू पीयर कहने का मतलब कि दो पीयर के बीच में, दो पीयर मतलब दोनों का राइट एक ही है, दोनों में कोई मास्टर कोई स्लेव नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे है। जैसे आप लोग सब बैठे हुए हैं, सब पीयर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा समझने का है। सर्वर क्लाइंट सर्वर में क्या होगा कि जितने क्लाइंट है उसको सर्विस कौन देगा? एक सेंट्रलाइज सर्वर एक है वो देगा, मतलब एक फाइल सर्वर सपोज करो, फाइल सर्वर है, और जितने लोग फाइल बना रहे हैं या रीड कर रहे हैं सब उसी सर्वर से पढ़ रहे हैं। तो जिसको फाइल का नीड है उसको कहाँ से मिल रहा है? फाइल सर्वर से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर, ठीक है। कोई एक है जो सबको प्रोवाइड करा है। यहाँ पे अभी क्या है कि आप लोग में से कोई टॉपिक आपके पास नोट्स होगा, कोई आपके पास होगा, कोई आपके पास नहीं होगा, तो जो आपके पास नहीं है आप उनसे ले लेंगे, जो आपके पास है उनको दे देंगे। तो ये आपस में आप लोग ये काम कर रहे शेयर हैं, करना है। ठीक है। तो आप एट ए टाइम अगर आप देखें तो कोई एक परमानेंट तो सर्वर नहीं है। Yes, sir. जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है आप उससे ले रहे हैं तो उस समय वो सर्वर है, जिस समय आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं तो आप सर्वर हो गए। तो म्यूचुअली जो ये हो रहा है काम, उसमें हम बोलते हैं कि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ठीक है। Yes, sir. तो ये हम कंफ्यूजन देखे थे, सर ऑफ कर लेते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन देखे थे कि रिंग नेटवर्क को सब लोग बोल रहे थे कि वो पीयर टू पीयर ही होगा। क्या सत्य है कि रिंग नेटवर्क में, रिंग टोपोलॉजी में हम क्लाइंट सर्वर नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? सर रिंग से मतलब जुड़ा रहेगा नेटवर्क, उसमें एक कोई सर्विस प्रोवाइडर। कैसे बना सकते हैं? रिंग टोपोलॉजी में क्लाइंट सर्वर कैसे बनेगा? आप प्रायोरिटी और रिजर्व वाला बिट जो था भूल गए क्या? Yes, sir. Yes. हाँ ना, हम 3 बिट था हमारा प्रायोरिटी के लिए, हम उसको हम बना सकते थे प्रायोरिटी टू द पावर 3, 0 से 7 तक का प्रायोरिटी हम बनाते थे उसमें। और किस स्टेशन को कौन सा स्टेशन टोकन, हाँ आ जाओ, कौन सा स्टेशन टोकन होल्ड करेगा वो हम उसमें अंकित कर देते थे, वो लिख देते थे वो। तो क्या होता था कि वो टोकन उससे कम प्रायोरिटी वाला स्टेशन होल्ड नहीं करता था। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। पीयर टू पीयर कहने का मतलब नहीं है कि हम दो पीयर के बीच में फिजिकल कनेक्शन सिंगल रहेगा तभी हम उसको पीयर टू पीयर कहेंगे, ठीक है। आज हम इंटरनेट पे जो आप लोग टोरेंट का नाम सुने होंगे, टोरेंट से जो फाइल डाउनलोड होता है, वो टोरेंट भी हमारा पीयर टू पीयर ही नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट हम अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर वो डाउनलोड अगर मेरा यहाँ पे है तो आप देखिएगा जितने कितने पीएस के साथ आपका नेटवर्क कनेक्टेड है, तो बहुत सारे पीएस होंगे जो आपके दूर के दूसरे देश के होंगे, दूसरे देश के होंगे। तो वहाँ उस देश के उस नेटवर्क के उस कंप्यूटर से मेरा कंप्यूटर ऐसा फिजिकली डायरेक्ट तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो पीयर टू पीयर हो सकता है किसी भी नेटवर्क पे, और क्लाइंट सर्वर भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क पे। वो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर जो था
वो एक आर्किटेक्चर है और हमको क्लाइंट को कैसा सर्विस चाहिए वो मेरा सर्विस है। हम किसी भी सर्विस किसी तरह के आर्किटेक्चर पे हम सर्विस डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। क्या the peer-to-peer network involved two or more computers connected by any means and can use each other resources like disk drive, DVD, कुछ भी है ना। एक तो हो गया कि नेटवर्क में प्रिंटर लगा हुआ है, नेटवर्क प्रिंटर काम हो रहा है। एक है कि तुम्हारे सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, तुम्हारे प्रिंटर में ड्राइवर इंस्टॉल है, हम तुम्हारे प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर रहे हैं। एक तरीका ये भी है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया, समझ में आ गया बात। तो ये की पॉइंट क्या था कि देयर इज नो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सेंट्रलाइज नहीं है, सब के सब एक लेवल पे हैं। तुमको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा ही था। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंपोनेंट अलग अलग सिस्टम पे होते थे और सारा मिलके काम होता था। अगर प्रोसेस मैनेजमेंट का काम पड़ा तो उस सिस्टम पे भेजा जाएगा जहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल है, और आईओ मैनेजमेंट का जहाँ काम होगा वो आईओ मैनेजमेंट सर्विस देगा, ठीक है। सारा सिस्टम अलग अलग है और सारे ओएस के मॉडल अलग अलग सिस्टम पे इंस्टॉल हैं और सब मिलके एक ह्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑल peers are equal right, not scalable for sharing resources and applications, ठीक है। जो इस तरह का नेटवर्क है जो हम किसी भी तरह के नेटवर्क है peer to peer हम डिजाइन कर सकते हैं। उसके ठीक विपरीत क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, दो क्लाइंट आपस में डेटा शेयर नहीं करेंगे, दो क्लाइंट आपस में डेटा शेयर नहीं करेंगे। जो डेटा शेयरिंग होगा, जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो सेंडर और रिसीवर मतलब सॉरी स्टेशन और सर्वर के बीच में होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे और क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, इसको मत भूलिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल क्लाइंट सर्वर मॉडल को बोलते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पांस होता क्या है कि एज ए क्लाइंट मशीन, अच्छा क्लाइंट अगर हम बात करें कि तुमको डेटाबेस में याद है, हम लोग 3 टियर पढ़े थे, 2 टियर पढ़े थे, 2 टियर में पढ़े थे कि हम लोग यूजर इंटरफेस और जो बिजनेस लॉजिक एक सिस्टम पे रखते हैं और डेटा बेस सर्वर अलग से होता है, ठीक है। ये तरीका एक हो गया, ठीक है। अब 3 टियर याद करो, जहाँ एक एप्लीकेशन सर्वर था मिडिल लेयर में और यहाँ यूजर इंटरफेस था, जो हम लोग बोलते थे कि वेब एप्लीकेशन कोई भी 3 टियर पे काम करता है। ये सब याद है ना, भूले नहीं ना हो, ठीक है। हाँ, तो यूजर इंटरफेस से जब हम कुछ डेटा फिल करके ओके करते हैं तो ये डेटा यूजर इंटरफेस पे कहाँ जाता, प्रोसेस कहाँ पे होगा, क्योंकि बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन लेयर तो मेरे सिस्टम पे है नहीं। ब्राउजर पे अगर कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं जैसे Amazon.com या फ्लिपकार्ट कुछ भी या फिर फेसबुक कुछ भी हम करा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन लेयर है ना, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो अब इससे जो ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको प्रोसेस कहाँ होगा, प्रोसेस कोड कहाँ लिखा हुआ, उसका बिजनेस कोड, बिजनेस आइडिया, सॉरी जो वो कहाँ लिखा हुआ है, वो एप्लीकेशन सर्वर पे है। तो ये सारा का सारा सर्वर पे जाएगा, वहां से वहां पे जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना कि एज ए क्लाइंट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये सेवा चाहिए आपसे, ये काम मेरा कर दीजिए, और उस सेवा के लिए, उस रिक्वेस्ट के लिए सर्वर रिस्पांस देगा। क्या रिस्पॉन्ड करता है, हाँ, इसी बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। इंडियन रेलवे है ना मुकेश, इंडियन रेलवे हो ना, ऑलवेज लेट। ओके, ये समझ में आ गया। स्केलेबल भी है, बहुत आराम से तुरंत स्केलेबल हो जाता है। खाली सर्वर के साथ एक और कनेक्ट कर देना है मेरा, एक और क्लाइंट नेटवर्क में आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का होगा, एक सर्वर होगा और एक सर्वर के साथ सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। ये क्लाइंट इसके साथ डेटा कनेक्शन डायरेक्ट अपने लेवल पे नहीं कर पाएगा और सिक्योरिटी रीजन, ठीक है।
अगर वैसा होता तो क्या होता पता है, हम लोग जो मैन वाला जो पढ़े थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे बोले थे कि सारे लाइन को एक जो सिटी केबल वाला है वो केबल बिछा के दे देता है, सबको लाइन दे देता है, तो पता चला कि हम अपने से बगल वाले घर का लाइन में इंटर करेंगे। तो हम लोग सारे के सारे क्लाइंट हैं, सर्वर उसके पास है और हमको वहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब आओ नोड पे। नोड के बारे में तो क्या बोले कि नोड इंड नोड होगा और इंटरमीडिएट नोड होगा। इंड नोड वो होगा जो डेटा आइदर सेंड करेगा या रिसीव करेगा, इंड नोड, ठीक है। और इंटरमीडिएट नोड जो नॉन टर्मिनल नोड होगा वो डेटा कम्युनिकेशन में मदद करेगा, ठीक है। ओके, इंड नोड में कौन कौन सा नोड होगा मेरा? कंप्यूटर होगा, फोन होगा, ठीक है, आईपी कैमरा होगा, वीआईपी फोन, हाँ, मोबाइल होगा, ये सारा का सारा मेरा इंड नोड होगा। और इंटरमीडिएट नोड में हमारा स्विच राउटर, ये सारा का सारा हमारा इंटरमीडिएट नोड होगा। वो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में आए, आपको सिर्फ याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट नोड, एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट नोड, ऐसा रहेगा 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट था मेरा, दूसरा पॉइंट था मीडिया। मीडिया क्या है ओम प्रकाश, तो बताओ। वो माध्यम क्या है जिससे दो स्टेशन, दो नोड के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होता है? अरे कुछ तो अब वो बोलता है ना, सहज ज्ञान से तुम बता सकते हो, नहीं पड़ेगा तब भी। दो कंप्यूटर के बीच में डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगा? बोल के होगा, कागज पे लिख के देगा, कैसे होगा? कोई लिंक के थ्रू होगा, हाँ यही तो पूछ रहे हैं। कोई ना कोई मीडिया होगा, उसके थ्रू होगा। अब बात है कि मीडिया कैसा हो सकता है? तार का हो सकता है या बेतार हो सकता है, यही होगा। तार वाला होगा, बिना तार वाला होगा, ठीक है। पहले बेतार चलता था, पता है तुमको, टेलीग्राम जिसको बोलते थे। अभी टेलीग्राम तो सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना। पहले टेलीग्राम होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो। पहले टेलीग्राम था, उसको बेतार का केंद्र बोलते ही थे। बेतार, उसको तार बोलते थे, तार आया है, चिट्ठी आया बोलते थे, तो तार आया बोलते थे ना, सुने हो कभी? पुराने मूवी में सुनते हो, तार आया है, ठीक है। तो बेतार का केंद्र ही था, जीपीओ में था बेतार का केंद्र। वहाँ टेलीग्राम होता था। उसमें क्या होता था, जैसे चिट्ठी तुम भेजोगे तो चिट्ठी यहाँ से जाएगा, एकदम वही जैसे वैसे ही 7 लेयर है ना, वैसे ही फॉलो करते हुए शॉर्टिंग होगा, यहाँ से जाएगा, वहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके पहुँचता था चिट्ठी। टाइम काफ़ी लगता था। पोस्टल डिपार्टमेंट क्या बोले, समझिए रहो। तो मान लो किसी के यहाँ कुछ आकस्मिक ऐसा घटना हो गया, फोन का सुविधा बहुत नहीं था, पता चलता, 1 महीने बाद पता चलता। हाँ, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ये यूज होता था। और यहाँ पे क्या होता था कि बेतार का केंद्र बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा एंटेना लगा रहता था, ठीक है, टावर जैसा, बेतार के केंद्र पे। और यहाँ पे जैसे मान लो दिल्ली किसी को तार भेजना है, तार बिना मतलब बेतार वाला, तो यहाँ पे जो एक एक कैरेक्टर टाइप होता था वो ट्रांसमिट हो जाता था वहाँ उस स्टेशन पे। मतलब कीबोर्ड यहाँ है और प्रिंटर वहाँ है, ऐसा समझो, ठीक है। तो क्या बोलता था कि आई एम कमिंग, मतलब हम कहीं जा रहे हैं और हमको मैसेज देना कि हम वहाँ आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सैड न्यूज़ के लिए ही अक्सर यूज इस्तेमाल होता था। लेकिन मान लो कोई आ रहा है और अच्छा न्यूज़ देना चाहता है, तो क्या लिखेगा, आई एम कमिंग। तो हर एक कैरेक्टर या वर्ड पे पैसा लगता था। तो आदमी कम से कम वर्ड में सारा मैसेज सोचता था कि कैरेक्टर के अनुसार ही पैसा लगता है। हाँ, हो सकता है कैरेक्टर के हिसाब से लगता है, कैरेक्टर या वर्ड के हिसाब से पैसा लगता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे एक ए दबाए, समझे, और वो ए दिल्ली वाले बेतार केंद्र में वहाँ प्रिंट हो गया। तो यहाँ जैसे ही सेंटेंस पूरा होगा वहाँ सेंटेंस पूरा हो जाएगा और उस एड्रेस पे उसको डिलीवर कर दिया जाएगा जिस एड्रेस पे हम तो भेजना चाहते हैं। तो सेम डे इन सब केसेज बहुत, अगर बहुत अंदर में कहीं लेके जाना है, फैक्स तो बहुत बाद में ना आएगा, वो बहुत पहले की बात बता रहे हैं हम। ये बात बता रहे हैं, मतलब टेलीग्राम वाला टाइप चीज जो है वो मेरे पहले था, सोच लो।
जिस समय स्टडी आ गया था, फोन आ गया था, उस समय तो अब कौन जाएगा 100 रुपया खर्चा करके तार देने के लिए, वो फोन नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत पहले का बात था। तो उसको हम लोग बोलते थे बेतार। इतना बताने के पीछे मतलब ये था, उसको बोलते बेतार। बेतार क्यों कहते थे? कि बिना तार का था वो कंसेप्ट ऐसा था कि यहाँ ए दबा रहे हैं और वो ट्रांसमिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, ठीक है, और RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, और उस जगह पे जाके रिसीव हो रहा है, तो हम बोलते थे उसको बेतार। बेतार का मतलब क्या? बिना तार, जिसको आज वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह का मीडिया कौन कौन? गाइडेड, अनगाइडेड, या वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, वायर्ड में कौन कौन? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल। हाँ, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। बहुत बढ़िया। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर में कौन कौन सा? STP यूज्ड है। पूरा बताओ। सील ट्विस्टेड पेयर केबल और सील ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड एंड सील्ड। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अच्छा, अनसील्ड वाले में किस किस कैटेगरी का हम लोग यूज करते थे? अभी किस कैटेगरी का यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, UTP? अभी जो तार यूज करते हैं ये वाला नेटवर्क वायर, 7 कैटेगरी था। Cat 7 टोटल 7 से Cat 7 अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैटेगरी 5 है या यस सर, 4। कैटेगरी 5 या 4। ठीक है, कैट 5 नहीं, सॉरी, कैट 5 या कैट 6, कैट 4 नहीं। और उसको कनेक्ट करने के लिए उस कनेक्टर का नाम क्या है? RJ45 कनेक्टर। RJ45। बहुत बढ़िया। ठीक है, यस सर। चलिए ये वाला एरिया तो सब लोग का हो, अच्छा पढ़े हो। कोएक्सियल केबल कौन बताएगा? पीछे से उधर तुम। कोएक्सियल केबल क्या होता है, कितने तरह का होता है, और इसका RJ रेटिंग के बारे में बताओ। कनेक्टर कौन सा यूज होता था, कितने तरह का होता था, ये सब कुछ बताओ। तुम लोग कोएक्सियल केबल देखे हो? सर वो एंटीना के पीछे जिस एंटीना का Exactly. एग्जैक्टली। हेलो, हाँ, ठीक। बीच में मोटा तार, उसके ऊपर एक इंसुलेटर, उसके ऊपर एक जाली जैसा बनाया हुआ पूरा कवर्ड रहता था। उसके ऊपर फाइनल एक रबड़ का जैकेट होता था, प्लास्टिक का जैकेट होता था, जैसा अक्सर हम लोग देखते हैं केबल टीवी वाले में या फिर DTH वाले में। ठीक है, वो ठीक है, एक सेंटर में एक तार और एक ऊपर वाला तार, वही तार में डेटा कम्युनिकेशन वगैरह हो जाता था। और ये दो तरह का था, ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड। ठीक है, क्या अंतर है ब्रॉडबैंड बेसबैंड में? ब्रॉडबैंड सर जैसे हमारा हो गया रोडवेज, बेसबैंड हो गया रेलवे। हाँ, मतलब एक से ज्यादा डेटा भेज सकते थे, एक में हम सिंगल डेटा भेजते थे। ठीक है, मल्टीप्लेक्स डेटा भेजते थे, मल्टीपल जो डेटा है वो हम उसमें भेज सकते थे। ठीक है, कनेक्टर का नाम था, दो तरह कनेक्टर था, एक BNC कनेक्टर था। ठीक है, ये था मेरा, ये था, देखो ये ट्विस्टेड पेयर है, ये शील्ड वाला हो गया। शील्ड वाले में क्या होता था, अंतर इतना ही था कि एक जितना जो 4 पेयर है वो 4 पेयर को एल्युमिनियम फॉयल जैसा एक मेटल से लपेट देते थे ताकि किसी तरह का माइक्रोवेव इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, नॉइज ना आए, डेटा मेरा खराब नहीं हो। ये कोएक्सियल केबल, ये वाला बीच में एक ये वाला है जो बीच में मोटा सा रहता है, और ये हमारा जाली वाला जो देख रहे हो ये भी हमारा
मेटल ही है, 2 तार है, एक ये इंसुलेटर, एक ये इंसुलेटर है, बीच में ये फाइनल ब्रैकेट होता है। ठीक है, 2 तरह का हम लोग कनेक्टर यूज कर रहे थे, BNC एंड F टाइप। BNC कनेक्टर वही है जो हम लोग DTH के पीछे लगाते हैं, और F टाइप ये वाला है जो नेटवर्क में यूज होता था। ठीक है, RJ रेटिंग से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कौन सा किसका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और कौन किस काम में यूज होगा। RG 59, 58 एंड 11 और भी है। बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड इस तरह का है। याद रखने के लिए ये हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो रोड वे है जिसमें कि एक साथ कई गाड़ियां जा सकती हैं, कई गाड़ियां जा सकती हैं। तो मतलब मल्टीपल सेंडर का डेटा हम मल्टीप्लेक्स करके हम उस चैनल पे भेज सकते हैं। ठीक है, सारा डेटा हम मल्टीप्लेक्स पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लेक्स करके हम एक साथ भेज सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉडबैंड था हमारा उस पर सिर्फ एक ही डेटा जा रहा था। ठीक है, केवल स्पेसिफिकेशन याद है कि कैसे लिखते हैं 10/T। तो 10 हमारा पहला वाला जो हो गया वो लाइन का स्पीड हो गया, बेसबैंड या ब्रॉडबैंड बताएगा, और इधर वाला जो है वो केबल टाइप का और मैक्सिमम लेंथ बताएगा कि कितना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 10/T, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन जो होगा वो 10 Mbps का होगा, और बेसबैंड यूज कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, 10/5 अगर लिख रहे हैं तो मतलब 10 Mbps बेसबैंड, और 5 रिप्रेजेंट कैपेबिलिटी ऑफ केबल टू allow the signal to traverse to 500 मीटर। ठीक है, हाँ 500 मीटर के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, दूसरा जोड़ना पड़ेगा। हम लोग को फिर उसका रिपीटर यूज करना पड़ेगा या एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर है तीसरा हमारा। सबसे ज़्यादा अब आज के डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फिजिकल मीडिया है वो ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? हाँ, मतलब जो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते थे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसी पे काम करता है। जब हम एक हाई मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट का जो बेंडिंग होता है उसी के आधार पे काम करता है। हम लोग डिस्कस किए हैं बढ़िया से, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगा और नॉर्मल से नज़दीक जाएगा। जब नॉर्मल से नज़दीक जाता है तो क्या होता है, वो कंप्लीट बेंड करके चला आता है। ठीक है, उसमें क्रिटिकल एंगल एक कौन कहता है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होता है तो वो इंटरफेस मतलब मान लो पानी लें और एयर लें, तो पानी और एयर जहाँ टच हो रहा है वो इंटरफेस है। ठीक है, और कोई प्रकाश हम पानी से मतलब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में भेज रहे हैं, पानी से वापस ऊपर जब भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल है उससे दूर जाएगा। ऐसे लाइट जाना था, ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा, थोड़ा सा दूर भागेगा। अच्छा, लाइट का एंगल और हम बढ़ा दें तो क्या होगा, और दूर भागेगा, और बढ़ा दें और दूर भागेगा। एक एंगल आएगा जिस एंगल पे वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब वो लाइट गायब हो गया, ना एयर में गया ना पानी में गया। लेकिन अब ग्लास के अगर इस ऐसे दिखिएगा तो आपको लाइट दिखेगा, ना पेंडी में दिखेगा ना एयर में दिखेगा, लेकिन पानी और ग्लास एयर जहाँ टच कर रहा है वहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, तो इंटरफेस चला गया, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब एंगल बढ़ा देते हैं मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट जो है वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो डेटा का ऐसा नहीं है कि हम किसी एंगल से कोई लाइट इंसिडेंट कर दें तो वो ऑप्टिकल फाइबर में बना रहेगा, ऐसा नहीं है। अब उसमें क्रिटिकल एंगल का भी एक रोल है। ठीक है, ये जो क्या सब फिजिक्स से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, हाँ कैसे यूज कर, फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, ये तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर समझने के लिए ये सब अगर देखे होंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि अब लाइट कहाँ पे है। यहाँ अंदर कहीं बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब इसके जा रहा है, और ये चूंकि बेंड है, सीधा तो है नहीं, तो हमको तो यही पता ना कि प्रकाश
स्ट्रेट प्रोपगेट करता है, सीधी रेखा में गमन होता है प्रकाश का। लेकिन ये चूंकि ऐसा बेंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके टिप पे हमको प्रकाश दिख रहा है। इसका मतलब लाइट इसके अंदर बेंड कर गया। होना क्या चाहिए था कि जैसे बेंड किया लाइट सीधा निकल जाता ऊपर, लेकिन वो पाइप के साथ, वो पतला रेशे के साथ वो लाइट बेंड करके हुए एकदम टिप पे दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना। यस तो ऐसा ही ऑप्टिकल फाइबर भी ऐसे ही काम करता है। यही है मेरा ऑप्टिकल फाइबर। तो सेंटर का जो लाइट आ रहा है वो, ये जो एंगल है ये इम्पोर्टेंट है। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया में हम क्या यूज करेंगे, वैसा कोई भी चीज जो बिना वायर का हो। जो एयर मीडियम, मतलब जो बिना बिना वायर के हम यूज कर सकते हैं, वो हमारा किसी न किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगा। ठीक है, वो एक प्रकार का एनर्जी ही है। हमारा प्रकाश क्या है, लाइट क्या है मेरा, लाइट इन द फॉर्म ऑफ ये हमारा, ये भी मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? अरे तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े थे? जब हम लोग पढ़ रहे थे वो पोलराइजेशन पढ़े थे और एलसीडी पढ़े थे, तो ये सब टॉपिक पढ़े थे ना लोग, कि प्रकाश को पोलराइज करने के लिए उसका एक कंपोनेंट हम लोग हटा देते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज ग्लास नहीं, खूब ऐड होता है कि रात में गाड़ी चलाना है तो पोलराइज ग्लास पहन लीजिए, अब सब दिखेगा। ठीक है, तो एक वाला तो कंपोनेंट मेरे आँख पहुंच ही रहा था, एक दूसरा वाला कंपोनेंट था वो नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, इधर तो चिपक जा रहा था। और उस कंपोनेंट को भी अगर हम वर्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टल बना दें तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा ना। ठीक है, तो क्या होगा कि हमको लाइट अच्छा दिखेगा। रात के समय भी हमको बहुत अच्छा गाड़ी चलाने में, वो हरा हरा ग्लास का चश्मा नहीं, जो वो तो आता है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि उस प्रकाश का एक कंपोनेंट हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, एक मैग्नेटिक जो मैग्नेट वाला कंपोनेंट होगा, और एक उसका डायरेक्शन होगा, प्रोपगेशन डायरेक्शन। तीनों आपस में सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे। यही नहीं पढ़े थे? यही था। ठीक है, तो सब का सब वही है, चाहे हम आरएफ की बात करें, माइक्रोवेव का बात करें, इंफ्रारेड का बात करें, सब वही है। लेकिन हम देख नहीं पाते हैं सब, हम सिर्फ प्रकाश को देख पाते हैं, क्योंकि सारा का सारा वेव अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सब फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये तीन मैटर है। तीन मैटर पे मतलब तीन कंपोनेंट है वेव का, जिसके आधार पे सबको अलग अलग करते हैं। तो एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हम लोग का आई उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को पढ़ पाता है, देख पाता है। आई को जो मैग्नेटिकल कंपोनेंट है उससे मतलब नहीं है, प्रकाश का जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसी से हम, मेरे आँख को मतलब है। तो अभी जो हम लोग वायरलेस की बात कर रहे हैं, वायरलेस में जितना तरह का हम यूज़ करेंगे वो सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो उसमें हम मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, बहुत दूर दूर भेजने के लिए, उसमें हम लोग माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव मतलब जिसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और उसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ बहुत कम है। ठीक है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक डेटा ट्रैवल करता है उसके साथ, और एनिमेशन जो डेटा का होता है वो भी कम होता है। ठीक है, और जब हम ये एनर्जी सेंड करते हैं तो रिसीवर साइड में रिसीव करने के लिए एंटेना का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एंटेना भी दो तरह का है ना, मोनोपोल और डाइपोल वाला, दो तरह का। और एंटेना और वेवलेंथ दोनों के बीच में रिलेशन है। कोई भी एंटेना किसी तरह के वेव को कैच नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम अगर बताते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा, हम लोग जब फिजिकल लेयर में मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो इस टॉपिक पे अच्छा बहुत गहन अध्ययन करेंगे हम लोग। उस पर अगर हम ज़्यादा वेव का ज़्यादा बड़ा कम फ्रिक्वेंसी यूज़ करें तो क्या होगा, एनर्जी कम होगा, बहुत दूर तक वो वेव हम लोग का ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमको बार बार उसको फिर बुस्टअप करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा कि हमको एंटेना का साइज बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि अगर हम इस वेव लेंथ का हम डेटा लेते हैं तो कितना बड़ा एंटेना लगेगा। ठीक है,
तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? इंफ्रारेड यूज सकते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट भी हम लोग जो यूज करते हैं वो भी दैट इज समथिंग लाइक माइक्रोवेव। ओके, तो सर पीएन क्या इंफ्रारेड कहाँ यूज करते हैं? वहाँ पीएन क्या है? यूजिंग पीएन पर्सनल एरिया, ठीक है। इंफ्रारेड क्या है बता? इंफ्रारेड कहाँ यूज होता है? अच्छा लिखा होता है ओके। तो इंफ्रारेड सिर्फ रिमोट में ही यूज होता है और कहीं कहाँ नहीं यूज होता है? इंफ्रारेड ऐसे देखने पर नहीं दिखाई देगा, कैमरा से देखेंगे तब दिखाई देगा। वो हम नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इंफ्रारेड खाली रिमोट में ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी जगह नहीं करते हैं। पहले का तुम लोग का मोबाइल है, ब्लूटूथ के पहले इंफ्रारेड से डेटा कम्युनिकेशन रेंज बहुत कम होता है सर, बहुत कम रेंज तक वो कैच करेगा। रेंज कम इसलिए होता है, अभी हम लोग क्या बोले कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उतना दूर तक जाएगा, ठीक है। एनर्जी उसमें जितना ज्यादा होगा, अगर हम उसका फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, वेवलेंथ बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? उसका एनर्जी कम होगा, रेंज घट जाएगा। इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा कि हमारा रिमोट का बैटरी ज्यादा चलेगा। अगर हम रिमोट से हाई एनर्जी वेव प्रोड्यूस करने लगे तो हमारा बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगा, हाँ कि ना? है ना? तो हम अगर बहुत दूर तक का रिमोट बना लें, एकदम नहीं घर हम अपने घर से अगर वॉल्यूम कम करें तो बगल वाले के पड़ोसी के घर का वॉल्यूम कम हो जाए, वो परेशान है कौन कम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो तो क्या होगा? तो परेशान होगा ही होगा, मेरा रिमोट का बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, वॉकी टाकी में हम लोग जो यूज करते हैं हाफ डुप्लेक्स, उसके पीछे भी रीजन यही है कि कम चैनल ओपन करते हैं ताकि बैटरी वॉकी टाकी का बचा रहे, नहीं तो हम उसको भी फुल डुप्लेक्स कर सकते हैं। उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। डिवाइस है ना किसको मंगल ग्रह से थोड़ी आया है, ठीक है। सर्विस ऑफर्ड बाय द कंप्यूटर नेटवर्क आर रिसोर्स शेयरिंग, बीटी में भी हो सकता है, ब्लूटूथ। हाँ बिल्कुल, हाँ तो स्टैंडर्ड है IEEE का। हाँ, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट है, VoIP है, वीडियो चैट है, ठीक है। ब्लूटूथ भी बहुत दूर तक काम नहीं करता है, इसके पीछे रीजन वही है। VoIP, वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP समझ रहे हो, ठीक है। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे हम मेल कर सकते हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या संभव है कि हम ऑनलाइन सिंक्रोनाइज कनेक्शन में वॉइस का आदान प्रदान कर पाएं? अगर ऐसा संभव होता तो हम चैट कर सकते थे, फोन पे जो बात हो रहा है वो हम इंटरनेट पे बात कर सकते थे, ठीक है। हम वो काम कर सकते थे। तो इस पे जब रिसर्च हुआ तो बाद में भाई देखो हम लोग सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों तरह का डेटा यूज करते ही थे। हमको सिर्फ ये करना था कि हम वॉइस को किसी तरह से हम भेज पाए ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट बाय यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि तुम लोग Gtalk यूज किए हो कि नहीं किया, आई डोंट नो, स्काइप, Gtalk, इस तरह का जो भी इंटरनेट पे वॉइस मैसेंजर वाला जितना सॉफ्टवेयर था सारा का सारा यही था, VoIP यूज हो रहा था। जब VoIP ध्यान इधर तो पूछो तो उधर बात कर रहे थे, वो सर बोल रहा है क्या कि इंटरनेट के थ्रू कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है। ये तो VoIP अगर समझ कि कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम बात करें कहीं भी, ठीक। बाद में वैसा फोन ही आना शुरू हो गया, वैसा फोन आना शुरू हो गया कि आप उस फोन में इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा, मॉडेम रहेगा, एकदम जैसे कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है वैसे भी कनेक्ट रहेगा। और उसके बाद आपको फोन करना है कहीं पे VoIP, तो आप कहीं कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग योर इंटरनेट, ठीक है। तो वो कॉस्ट बहुत कम पड़ता था, बहुत सस्ता था कॉलिंग इंटरनेट यूज करके। तो जिनके घर का कोई सदस्य US में है, कनाडा में है, कहीं भी है और ISD कॉल बहुत महंगा था, तो उनके यहाँ ये फ़ोन VoIP फ़ोन हमेशा यूज़ होता था उनके यहाँ बात करने के लिए, ठीक है। अब वॉइस VoIP समझो या वोल्टी, VoIP का ही अगला जनरेशन है वोल्टी, वॉइस ऑन LTE टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
हाँ सर हाँ LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? LT LTE का LTE का है जो गूगल कर लो क्या वो टीवी वॉइस ऑन कौन सा है LTE नेक्स्ट जनरेशन वाला टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा ही है जो अभी ध्यान में नहीं है हम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। हमारे मोबाइल में है हम बता रहे हैं LTE के बारे में। अब यहाँ तक में पूछो किसी को पूछो, अगर पूछना हो तो इंस्टेंट मैसेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग जो चैटिंग करते हो ना WhatsApp पे वही। हाँ? LT4E से क्यों है सर हम कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं सर, हम कुछ अपना पूछना है हम कुछ नहीं कुछ पड़ा हुआ है बोला भी करा ना। मैंने सही से देखो कर रहा है बहुत चलो फिर कुछ पूछना है तो पूछो। पीछे केस आज के टॉपिक पे कुछ सवाल पूछना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वोल्टी मतलब वॉइस ऑन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। नीतीश सर